अपूर्वा कॉलोनी में सुदर्शन और शशिकला अपनी बेटियों अनुपमा और रागिनी के साथ रहते हैं। अनुपमा कॉलेज में है और रागिनी इंटर की पढ़ाई कर रही है। बड़ी बेटी अनुपमा बहुत ही भुलक्कड़ है, वो सब कुछ भूल जाती है। रागिनी को अपनी बहन को सब कुछ याद दिलाना पड़ता है। अनुपमा तैयार होकर सिर पर चश्मा लगाकर हॉल में आती है। मामा, मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय बाय। अनुपमा, तुमने अपना नाश्ता कर लिया? हाँ माँ, कर लिया। इसी बीच बहन की बात सुनकर रागिनी वहां आ जाती है। अच्छा, क्या खाया नाश्ते में? मैंने भी खाया था ना। अब वो वही तो पूछ रही हूँ, क्या खाया था? फटाफट बताओ ना दीदी। इडली खाई थी शायद। रागिनी कुछ नहीं बोलती और चुप रहती है। अगर इडली नहीं तो डोसा, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। अनुपमा की बात सुनकर शशिकला और रागिनी दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। वे दोनों कुछ नहीं बोलते। अनुपमा को तुरंत शक होता है कि उसने खाना खाया भी है या नहीं। ओई माँ, मैंने तो शायद कुछ भी नहीं खाया। जैसे ही अनुपमा ने ये कहा कि शशिकला और रागिनी फिर अनुपमा और रागिनी खाने की मेज पर नाश्ता करने बैठती हैं। शशिकला उनको खाना परोसती है। दोनों बहनों ने अपना नाश्ता कर माँ को अलविदा कहा और पार्किंग एरिया में आ गई जहाँ स्कूटी खड़ी थी। अनुपमा को अचानक कुछ याद आया। 1 मिनट में अभी आई। जैसे ही वो हॉल में लौटती है, वो सोफे पर अपने गॉगल्स ढूंढने लगती है, मगर वो वहां नहीं मिलते। मैंने कहाँ रख दिए? बिना गॉगल्स के कैसे जाऊंगी? वो ऐसा सोचते सोचते किताबों की रैक पर आई, मगर वहां भी गॉगल्स नहीं मिले, क्योंकि गॉगल्स उसके सिर पर ही हैं। लेकिन अनुपमा इसके बारे में भूल गई। उधर रागिनी पार्किंग एरिया में उसका इंतजार कर रही थी। मुझे लगता है कि वो फिर से कुछ भूल गई और ढूंढने के चक्कर में ये भी भूल गई कि हमें कॉलेज जाना है। क्या करूं इस भुलक्कड़ का? रागिनी अनुपमा को बुलाने घर के अंदर आई और देखा कि अनुपमा जल्दी जल्दी कुछ ढूंढ रही है। वो समझ गई। रागिनी, मेरे गॉगल्स देखे? अरे दी, पगला गई हो क्या? तुम्हें सच में नहीं पता? अभी मेरे हाथ ही में थे, पता नहीं बातों बातों में कहाँ रख दिए। दीदी, भूलना कोई तुम्हारे लिए नई बात है। अरे यार, लेक्चर मत दो, अगर तुम्हें कहीं दिखे तो बताओ। रागिनी कुछ नहीं बोलती और अनुपमा का हाथ पकड़कर उसे हॉल से ड्रेसिंग टेबल वाले बेडरूम में ले गई। वहां अनुपमा आईने में देखती है कि चश्मा उसके सिर पर ही है। ओह माय गॉड, कितनी बुद्धू हूं मैं। चश्मा सिर पर ही है और मैं इधर उधर टाइम वेस्ट कर रही हूँ। अनुपमा मुस्कुराती है, अपना चश्मा लगाती है। दोनों ने एक साथ हॉल में आकर फिर से अपनी माँ को अलविदा कहा और जैसे ही स्कूटी पर बैठने लगी, अनुपमा को फिर से कुछ याद आ गया। हाय रब्बा, जल्दी जल्दी में स्कूटी की चाबी तो भूल गई। जैसे ही वो अंदर आई, सामने से शशिकला आ गई। आज कॉलेज जाओगी भी या नहीं तुम? क्यों मत, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मैं स्कूटी की चाबी भूल गई थी, प्लीज मेरे साथ ढूंढवा दो ना। अनु, तुम उन्हें अपने साथ ले गई थी? नहीं माँ, अगर साथ ले गई होती तो वापस क्यों आती? अभी इतना भी भुलक्कड़ नहीं हूँ मैं। अनु, मैंने खुद देखा था कि चाबियां तुम्हारे हाथ में थी। नहीं माँ, मेरे पास होती तो मैं घर में क्यों आती उन्हें ढूंढने। स्कूटी के बाहर रागिनी ने देखा कि चाबी स्कूटी में ही लगी हुई थी, तो वो गुस्से में घर के अंदर आई और अनुपमा को देखा जो टीवी टेबल के ड्रॉर में चाबियां ढूंढ रही थी। हद है दीदी, स्कूटी की चाबियां स्कूटी में लगी है, आकर देखो तो जरा बाहर। अरे रागिनी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, तुम तो जानती हो मैं भूल जाती हूँ। अनुपमा बाहर आकर देखती है कि चाबी स्कूटी में ही लगी हुई है। वो थोड़ा मुस्कुराती है। सॉरी छुटकी, भूल गई थी मैं। दी, तुम्हारे चक्कर में मैं खुद भूल गई कि मुझे कॉलेज जाना है। तुम यहाँ सब कुछ याद करो, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं, मैंने जरूरत की सारी चीजें ले ली, मैं कुछ नहीं भूली, चुपचाप बैठो। अनुपमा और रागिनी दोनों स्कूटर पर बैठ जाती हैं और कॉलेज की तरफ निकल पड़ती हैं। लेकिन वो रोज का रास्ता नहीं था जहां से वो गुजरती थी। रागिनी बहुत उलझन में इधर उधर देख रही थी। वो सोच रही थी कि उसकी बहन उसे कहाँ ले जा रही है, लेकिन अनुपमा नए रास्ते पर आगे बढ़ती ही जा रही थी। दीदी, हम कहाँ जा रहे हैं?
सब्जी मंडी? और कहाँ? पिछले रविवार को हमने अपने घर के लिए सब्जी नहीं खरीदी, इसलिए हम सब्जी मंडी में सब्जी लाने जा रहे हैं। माँ ने ही तो कहा था ना, भूल गई? हाँ। उन शब्दों को सुनकर रागिनी अपने सर पर हाथ रख लेती है। ये देखकर अनुपमा ने स्कूटी रोक दी। क्या हुआ? सिर दर्द हो रहा है? सिर पर हाथ क्यों रखा इस तरह से? कुछ नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं। तुमने क्यों रोकी स्कूटी? हाँ, मैं क्यों रोकने लगी? अपने आप रुक गई। पेट्रोल खत्म हो गया क्या? अरे हाँ, पेट्रोल से याद आया, जब हम आ रहे थे तो मैंने स्कूटी में पेट्रोल भरवाने की सोची थी, लेकिन फिर भूल गई। अनुपमा की बात सुन रागिनी को समझ नहीं आया कि वो हंसे या रोए। वो थोड़ा मुस्कुराई और चुप रही। अनुपमा रागिनी को मुस्कुराते देख थोड़ा उलझन में आ गई और एक बार रास्ते की ओर देखा। छुटकी, क्या ये वो रास्ता नहीं है जिससे हम रोज कॉलेज जाते हैं? मुझे लगता है तो वो रास्ता है जिससे हम बाजार जाते हैं। यहाँ कैसे आए? हम स्कूटी पर आए दीदी। ओह, मुझे लगता है कि मैं कॉलेज का रास्ता भूल गई। मुझे सब्जी मंडी का रास्ता दिखाओ। तो मैं इस तरफ स्कूटी ले आई। मुझे लगता है पास में कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। अब तो स्कूटी को धक्का लगाना पड़ेगा। छुटकी। रागिनी को बहुत गुस्सा चढ़ता है। वो एक पल के लिए भूल जाती कि उसकी बहन को भूलने की आदत है, लेकिन इसमें उस बेचारी की क्या गलती? ऐसा सोचकर वो अपने मन को समझाती है और स्कूटी को धक्का देने लगती है। वे लगभग 2 किलोमीटर ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। पता नहीं दीदी, अपना पर्स लाई भी है या नहीं? देखो तो मेरे पास कुछ पैसे हैं या नहीं। रागिनी ने अपने पर्स में देखा तो उसमें कुछ पैसे थे। तब उसने अपने दिल पर हाथ रखा और राहत महसूस की। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, अनुपमा की भूलने की आदत बढ़ती ही जा रही थी। उस दिन रागिनी का जन्मदिन था। अरे वाह, कमाल है, आज बड़ी जल्दी नहा ली और मंदिर भी जा रही हो। अरे दीदी, अभी कुछ देर पहले तो बताया था, तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता है। क्या बताया था बहन? प्लीज आ, फिर से बताना। इस बीच शशिकला उनके पास आती है और देखती कि अनुपमा अब तक तैयार नहीं हुई है। अनुपमा, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? मैंने तुमसे कहा था ना कि जल्दी से तैयार हो जाओ ताकि हम तीनों मंदिर जा सके। माँ, मुझे कुछ याद नहीं। क्या सच में आपने मुझे अपने साथ मंदिर चलने को कहा था? हे भगवान, हम तुम्हारी भूलने की इस आदत से परेशान हो चुके हैं। आज तुम्हारी बहन रागिनी का जन्मदिन है, मैंने कहा था ना। ओह सॉरी रागिनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आई, ठीक है? उसने ऐसा कहा और हॉल से बेडरूम में चली गई। तभी उसका फोन बजा। वो फोन पर बात करने लग गई और भूल गई कि उसे मंदिर जाना है। कॉल पर बात करने के बाद वो बिस्तर पर बैठी और फोन में गेम खेलने लगी। उधर शशिकला और रागिनी जो हॉल में थे, बार बार घड़ी देख रहे थे। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट और फिर 15 मिनट भी बीत गए, लेकिन तब भी अनुपमा बेडरूम से बाहर हॉल में नहीं आई। तुम जाकर देखो माँ, दीदी बेडरूम में जाती भूल गई होगी कि हमें मंदिर जाना है। वो भूल गई होगी और बिस्तर पर लेट गई होगी। उन शब्दों को सुनकर शशिकला गुस्से से तमतमाती अनुपमा के कमरे में जाती है। जैसे रागिनी ने कहा था, अनुपमा सब भूलकर फोन पर गेम खेल रही थी। क्या हुआ माँ, तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं? अनुपमा ने ऐसे पूछा तो शशिकला को समझ नहीं आया कि क्या कहे, क्योंकि वह कुछ नहीं कर सकते थे। शशिकला वापस हॉल में आई। रागिनी समझ गई कि उसकी बहन फिर भूल गई। बिना कुछ कहे वो दोनों एक साथ मंदिर चली गई। नीतिका चेन्नई शहर में रहने वाले मोहन और कावेरी की बेटी थी। नीतिका कभी भी एक ट्रेंड फॉलोवर नहीं थी, बल्कि खुद एक ट्रेंड सेटर थी। वो आधुनिक और स्टाइलिश थी। पापा, मुझे कहीं घूमने जाना है, कोई नई जगह सुझा सकते हो आप? अरे अपनी दादी का गांव है तो सही, और कहीं क्यों जाना? और तो और वहाँ तुम्हारी देखभाल करने के लिए तुम्हारी बुआ, दादा और छोटी बहन अलीवेनी भी होंगे। क्या पापा, आप अपने गांव घूमने जाने को कह रहे हो? हाँ, हमारे अपने गांव। वहाँ तुम पूरी आजादी से प्रकृति के बीच में घूम सकोगी। तुम्हारी बुआ अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगी। सच्ची? सच में, ये बहुत बढ़िया रहेगा। अगर तुम वहाँ नहीं गई तो अच्छा मौका हाथ से छूट जाएगा। ठीक है पापा, आप इतना कह रहे हो तो मैं वहाँ ही जाऊंगी। ये कहकर मोहन काम पर जाने के लिए घर से निकल जाता है। नीतिका फिर अपनी छोटी चचेरी बहन अलीवेनी को फोन करती है, जो उसकी दादी के गाँव में है। हाय अलीवेनी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आप सब वहाँ पर कैसे हो? चाचा चाची कैसे हैं? और सब बढ़िया ना? क्या सिस, मैंने तुम्हारे लिए पूछा था और सोचा था कि तुम भी सिर्फ मेरे बारे में ही पूछोगी, पूरे परिवार के बारे में नहीं। यही तो परिवार का आपसी प्रेम है दीदी। चलो ओके बाय। मुझे लगता है अब तो मुझे रिश्तों के बारे में लंबा चौड़ा भाषण देने वाली हो। मुझे माफ करो बहन।
मुझे नहीं पता कि तुम मुस्कुराते हुए कैसी लगती हो, लेकिन यहाँ तो लोग मेरी स्माइल के दीवाने हैं। अच्छा दीदी, तो बताओ तुम कब आ रही हो, क्योंकि हम यहाँ चूहों से बहुत परेशान हैं। लगता है वो भी तुम्हारी मुस्कान पर मर मिटेंगे तो पीछा छूटेगा। तुम तो बड़ी मजाकी हो सिस। मैं 4 दिन में गाँव आऊंगी, मेरी अभी परीक्षाएं चल रही हैं, उनके खत्म होते ही आ जाऊंगी। भगवान तुम्हें इस एग्जाम में टॉप कराए, खूब दिमाग लगे तुम्हारा। ऑल द बेस्ट दीदी, अच्छे से। ओ बहन, टॉप करने की या बहुत ज्यादा नंबर लाने की तो मेरी कोई इच्छा भी नहीं है। मैं तो बस पास हो जाऊं तो ही खुश हो जाऊंगी, और मैं तुम्हारे यहाँ आने से बेहद खुश हूँ। इंतजार करूंगी तुम्हारा। और फिर दोनों बहनें देर तक फोन पर बात करती हैं। नीतिका की माँ कावेरी उसके पास आकर कहती है, नीतिका भूल गई क्या, तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हैं ना? ओ मम्मी, मैं तो सच में भूल गई थी, अब क्या करूं, मर गई। वो अपनी माँ की परेशानी के मजे लेते हुए अपनी कार में कॉलेज के लिए निकल जाती है और फिर एग्जाम खत्म होने के बाद गांव आती है। नीतिका नए फैशन के कपड़े पहनती है और बहुत सुंदर दिखती है। दोनों बहनें खुशी खुशी एक दूसरे से गले मिलती हैं और फिर कमरे में जाकर बात करने लगती हैं। इतने पुराने स्टाइल के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तुम जीन्स और टी शर्ट क्यों नहीं पहनती? और तुमने मेरे रंगीन चश्मे देखे, कितने चमक रहे हैं ना, एकदम नए हैं। हाँ दीदी, ये तो रिन से धुले हुए बर्तनों से भी ज्यादा चमक रहे हैं। इनको पहनकर जब आप गली में चलोगी तो लोगों को लगेगा कि बेचारी अंधी लड़की को रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा। अपनी बहन की बातों को सुनकर नीतिका चिढ़ जाती है और कहती है, क्या तुम जानती हो तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। लिमिट में रहो। मुझे फर्क अच्छी से पता है दीदी, क्योंकि मैं दादी के घर में पैदा हुई थी, मैं उनके साथ ही रह गई और घर आती जाती रहती हूँ। और क्योंकि आप तो CIT अस्पताल में पैदा हुई हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आप अक्सर अस्पताल जाती रहती होंगी। पर इस अंतर के बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकती दीदी। नीतिका अपनी बहन के कटाक्ष पर और भी चिढ़ जाती है और सोचने लगती है, कैसी बहन है मेरी, गांव में पली और बड़ी होकर भी वो मेरी हंसी उड़ा रही है। मुझे बहुत ध्यान रखना होगा, वरना ये तो मेरा मजाक ही बनाकर रख देगी। वो तुरंत अपने दिमाग में कुछ सोचती है और तैयार हो जाती है। दीदी, हमारे बगीचे में कनकंबर फूल का पेड़ है, चलो चलकर कुछ फूल तोड़ के लाते हैं और अपने बालों में लगाएंगे। मुझे ककंबर या तलंबर जो भी है नहीं चाहिए। यदि तुमको चाहिए तो तुम जाओ और ले लो, अपने सिर पर भी सजा लो। मुझे तो तुम अपना गांव घुमाने ले चलो। ठीक है दीदी, चलो गांव देखने चलते हैं। तुरंत ही नीतिका अपने रंगीन चश्मे लगाती है, शरीर पर बॉडी स्प्रे छिड़कती है और गांव घूमने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अपने साथ अपना मेकअप किट भी उठाती है। एलिवेनी मुस्कुराती है, उफ, ये गर्मी तो मुझसे बिल्कुल सहन नहीं हो रही है, सो हॉट। तब एलिवेनी पीछे से अंदर जाती है और अपनी बहन के लिए एक छाता लेकर आती है। इस बीच उनका नौकर रंगैया एक बैलगाड़ी लेकर आ जाता है। नीतिका अपने रंगीन चश्मे लगाती है और एलिवेनी छाता पकड़े हुए बैलगाड़ी पर चढ़कर उसको गांव दिखाती है। वे दोनों एक नारियल के पेड़ के नीचे एक तालाब के पास खड़े होकर प्रकृति की सुंदरता को निहारते हैं। इस पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए हमको। नहीं, ये जगह बहुत सुंदर है, यहाँ फोटो भी सुंदर आएगी। इसके बाद दोनों वहीं खड़े होकर सेल्फी लेते हैं। आज गांव में मेरा पहला दिन है। जैसे ही वो अपनी सेल्फी लेने लगती है, नारियल के पेड़ से एक सूखा नारियल उसके बगल के तालाब में गिर जाता है और पानी छपाक से नीतिका के ऊपर आ जाता है। नीतिका एकदम से चौंक जाती है और उसका चश्मा नीचे गिर जाता है और एक भैंस के माथे पर चढ़ जाता है। ये देखकर एलिवेनी खिलखिलाकर हंसने लगती है और नीतिका को उस पर गुस्सा आता है। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं हंस रही हो, और हाँ, तुमको मुझे बताना तो चाहिए था। अब दांत निकाल कर हंस रही हो मेरे ऊपर। दीदी, मैंने आपको इसके बारे में बताया था, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। ठीक है, अब जाओ और मेरा चश्मा लेकर आओ। सॉरी दीदी, मुझे नहीं जाना, तुम खुद ले आओ। नीतिका के बहुत बोलने पर भी एलिवेनी ने जाकर चश्मा लाने से इनकार कर दिया। मरती क्या ना करती, नीतिका खुद ही अपने चश्मे को लाने चल देती है। क्योंकि वो गोबर की बदबू को सहन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो अपने ऊपर परफ्यूम छिड़कती है। भैंस को परफ्यूम की सुगंध अच्छी नहीं लगती और वे उसे उठाकर दूर पटक देती है। नीतिका कीचड़ में गिर जाती है। नीतिका को देखकर एलिवेनी की हंसी छूट जाती है, लेकिन फिर वो उसे उठाती है और उसके हाथ पैर धोने के लिए पास के पंप पर ले जाती है। नीतिका को वो नारियल की सूखी घास से साफ करने लगती है। ठीक उसी समय एक छोटा बछड़ा आता है और उनके बगल में खड़ा हो जाता है।
ये देखकर नीतिका डर जाती है। अरे अलिवेनी, ये बछड़ा हम दोनों पर इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? मारेगा क्या? अरे होगा कैसे नहीं, हम उसकी नारियल घास से तुमको साफ जो कर रहे हैं। नानू इसी नारियल घास से रोजाना इस बछड़े को साफ करते हैं, इसीलिए देखकर गुस्से में है। लगभग रात का समय हो गया था और इसीलिए दोनों लड़कियां अपने घर वापस लौटने लगी। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। दोनों लड़कियां संक्रांति का त्योहार मनाने लगी। नीतिका जींस टॉप पहनी थी, जबकि अलिवेनी ने लहंगा पहना हुआ था। उसे देखकर, अरे अलिवेनी, ये क्या है? तुमने तो जाने क्या क्या पहन लिया। त्योहार है ना, तुम भी कपड़े बदल लो। कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही जाऊंगी। तुम त्योहार मनाओ, मैं फोटो क्लिक्स करूंगी। इतना कहकर नीतिका जीन्स टॉप में ही निकल जाती है। अलिवेनी अपनी बहन का आत्मविश्वास देखकर मुस्कुराती है।